हेलो बेटा, कैसे हो आप सब लोग? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, ओके। तो लीजिए, इस वीडियो में अब आज हम शुरू कर रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी को मैं एक्सप्लेन करूं उससे पहले आपको बताऊंगा कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो मैं आपको समझाता हूं सबसे पहले एवरेज काइनेटिक एनर्जी। देखिए बेटा, कोई रिएक्टेंट है ए प्लस बी, ये मिलकर देते हैं प्रोडक्ट। ओके, तो ए और बी को जब अपन मिक्स करेंगे, मिक्सअप करेंगे, आपस में रिएक्टेंट कराएंगे, तो सीधी सी बात है, मिलाना पड़ेगा। तो इनके जो मॉलिक्यूल्स है, रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी के मॉलिक्यूल्स है, वो सब इधर उधर हर डायरेक्शन में, हर पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। तो इस मूवमेंट के कारण एक एक मॉलिक्यूल की अपनी एक काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो इस काइनेटिक एनर्जी का जो एवरेज है उसको बोलते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो द एवरेज energy of molecules of reactant due to their velocity is called kinetic energy। तो ये काइनेटिक एनर्जी तो सारे मॉलिक्यूल, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं रिएक्टेंट के, सब की एक काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो होती ही है। ये तो हो गई एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब दूसरी बात अगर हम करते हैं, दूसरी बात मैं बताऊंगा आपको कि ये जो रिएक्टेंट के सारे मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट होते, इनमें से केवल कुछ मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, बाकी मॉलिक्यूल रिएक्टेंट ही रहते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि कौन से मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो जिन मॉलिक्यूल के पास इस एवरेज एनर्जी से, एवरेज काइनेटिक एनर्जी से कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे और उनको बोलेंगे एक्टिव मॉलिक्यूल। यानी कि जो एक्टिव मॉलिक्यूल होंगे वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। और एक्टिव मॉलिक्यूल कौन से होंगे? जिनके पास इस एवरेज काइनेटिक एनर्जी से कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी हो। देखिए, इसे अगर हम ग्राफ से बताएं तो इस तरह से समझा सकते हैं कि ये मैं एक ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, तो इधर तो मैंने ले लिया ROR यानी रेट ऑफ रिएक्शन, और इधर ले लिया मैंने एनर्जी। ओके, अब देखिए, ये इतनी एनर्जी तो सभी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास होगी, यानी कि ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ से यहाँ तक एवरेज काइनेटिक एनर्जी, यानी ये एनर्जी तो सभी मॉलिक्यूल्स के पास होगी। लेकिन सारे मॉलिक्यूल रिएक्टेंट जो है, सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। जिन रिएक्टेंट के पास एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, यानी ये है यहाँ से यहाँ तक, तो ये इतनी एनर्जी एक्स्ट्रा जिसके पास होगी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट जिनके पास इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, जिनके पास इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं होगी वो इधर ही रह जाएंगे। हालांकि एवरेज एनर्जी सबके पास होगी, लेकिन प्रोडक्ट में केवल वही कन्वर्ट होंगे जिनके पास इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी अलग से हों, तो उनको बोलते हैं एक्टिव मॉलिक्यूल। तो इस एनर्जी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या बन गई? द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, अब इस चीज को मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज सीनियर क्लास में 100 स्टूडेंट है जिन्होंने बोर्ड एग्जाम दिए। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम दिया, ये सीनियर क्लास के 100 स्टूडेंट हैं जिन्होंने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया, और सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है पास हो गए, फेल कोई भी नहीं हुआ। ठीक है, अब मान लीजिए इन सभी की स्टूडेंट्स की जो एवरेज परसेंटेज देखें तो वो है 70%, किसी की 69 होगी, किसी की 71 होगी। एवरेज परसेंटेज मान लीजिए इनकी 70% है। तो ये जिस तरह से मैंने मॉलिक्यूल के लिए बताया था वैसे ही इनकी आप एवरेज परसेंटेज मान लीजिए 70%। ये यहाँ से यहाँ तक ये 70% एवरेज परसेंट है। ठीक है, ये एवरेज। अब
कॉलेज में एडमिशन के लिए, सीनियर के बाद में कॉलेज जाएंगे ना, तो कॉलेज में एडमिशन के लिए मिनिमम 90% की जो है रिक्वायरमेंट होती है। तो इनमें से सारे स्टूडेंट जो है कॉलेज में नहीं जा पाएंगे। जिनके पास 90% मार्क्स होंगे वही कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। तो देखिए, ये जो 90% वाले हैं वही कॉलेज में जा पाएंगे, जिनसे 90 से कम होंगे वो सब इधर ही रह जाएंगे। तो अब क्वेश्चन इज दिस, देखिए 90% वालों के पास एक्स्ट्रा कितनी हुई, 70% तो एवरेज सबके पास ही है, लेकिन 90% वालों के पास 20% मार्क्स एक्स्ट्रा है। तो ये जो 20% है ये एक्टिवेशन एनर्जी के रूप में है, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो एवरेज एनर्जी से एक्स्ट्रा जितनी एनर्जी जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखिए, तीसरा होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होती है वो इस एक्टिवेशन एवरेज एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, आप इधर बना देता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक ये तो हो गई एवरेज एनर्जी, और यहाँ से यहाँ तक ये हो गई एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी और इस एवरेज एनर्जी का जो सम है उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है ना। इन दोनों का सम जो कहलाती है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाती है। अब हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एप्लीकेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी की एप्लीकेशंस अब हम पढ़ेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी की जो एप्लीकेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ ROR, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड करती है कि उसकी ROR कितनी होगी। तो देखिए बेटा, मैं आपको बता दूं कि जैसे दो एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ये एक्टिवेशन, ये एवरेज एनर्जी है और ये एक्टिवेशन एनर्जी ROR, इधर एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी। ये दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं मैं जिसमें ये एवरेज एनर्जी और ये इधर ROR और इधर एनर्जी वही। तो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, तो जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी उसमें ज़्यादा मॉलिक्यूल रिएक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे और उसकी ROR इंक्रीज़ हो जाएगी, है ना। यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी। और इसके अपोजिट देख लो, अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो केवल कुछ ही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे, इसलिए इसकी ROR कम हो जाएगी। तो इन दोनों से पता चलता है कि रेट ऑफ जो रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एक्टिवेशन एनर्जी के, एक्टिवेशन एनर्जी, कि किसी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी, और एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी। और इस एक्टिवेशन एनर्जी को जो है हम एंजाइम के थ्रू या कैटलिस्ट के थ्रू चेंज कर सकते हैं, है ना। इसको मैं एक एग्जांपल देके यहाँ बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये एवरेज एनर्जी और ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। ये एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट, अगर कैटलिस्ट नहीं है तब इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ये हो जाएगी। और ये भी एक्टिवेशन एनर्जी ही है ना। ये एक्टिवेशन एनर्जी in the presence of catalyst,
तो देखिए कोई भी कैटलिस्ट किसी रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है, और जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगेंगे, इसीलिए इसकी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है। और इसीलिए कैटलिस्ट जो है उसको डालने से किसी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है। दूसरा, डिटर्मिनेशन of exothermic and endothermic reaction. Determination of exothermic and endothermic reaction, यानी कि हम इस एक्टिवेशन एनर्जी से हम किसी रिएक्शन के एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है उसका पता लगा सकते हैं। देखिए इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, ए प्लस बी, ये दो रिएक्टेंट है, ए और बी दो रिएक्टेंट है। तो सबसे पहले जब ये रिएक्शन करेंगे आपस में तो एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ए बी। इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि ए के बीच के बॉन्ड तो टूटने लगेंगे और ए और बी के बीच के बॉन्ड बनने लगेंगे। इस पोजीशन को कहेंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। फिर क्या होगा, ये दोनों बॉन्ड तो ब्रेक हो जाएंगे और ए और बी के बीच बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, तो 2AB ये बन जाएगा प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब देखिए यहाँ से यहाँ तक, यानी कि रिएक्टेंट से पहले क्या बनेगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से बनेगा प्रोडक्ट। ये एक स्टेप हो गई। अब अगर हम इसको ग्राफ से समझाएं तो इस तरह से बना सकते हैं इसका ग्राफ कि ये तो है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, यहाँ से यहाँ तक एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब ये ए प्लस बी इनसे मिलकर बनेगा पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, अनस्टेबल होता है, फिर ये ब्रेक होकर बनाएगा प्रोडक्ट। ये तो हो गई एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखिए इस रिएक्टेंट को पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होने के लिए इस एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, तो इसको बोलेंगे हम एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। और जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा उससे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इतनी एनर्जी वापस रिलीज करनी पड़ेगी, तो इसको बोलेंगे रिलीज्ड एनर्जी। यानी कि इतनी एनर्जी एब्जॉर्व, ये रिएक्टेंट इतनी एनर्जी एब्जॉर्व करेंगे तब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जब इतनी एनर्जी रिलीज कर देगा, ये तो गेन करेगा और ये रिलीज करेगा, तो जब ये इतनी एनर्जी रिलीज करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। अब इस एब्जॉर्ब्ड एनर्जी और रिलीज्ड एनर्जी पे डिपेंड करेगा कि कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक है। इसे मैं इस तरह से समझाता हूँ। देखिए तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या करेंगे, वापस वही ग्राफ बना के मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें ये एवरेज एनर्जी ए प्लस बी, इसमें ये देखिए ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ए बी और ये बन गया प्रोडक्ट। तो देखिए यहाँ से ये एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, ये तो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी हुई, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये होगी रिलीज्ड एनर्जी, रिलीज्ड
एनर्जी। तो ग्राफ में आप देख रहे हैं जितनी एनर्जी एब्जॉर्व की थी उससे ज़्यादा रिलीज हो रही है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, यानी कि रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने में जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी थी, है ना, इसकी वैल्यू कम होती है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते समय रिलीज्ड एनर्जी से। तो अगर मान लीजिए हम कहेंगे कि यहाँ एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज लेस देन रिलीज्ड एनर्जी से, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। दूसरी कंडीशन एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये रिएक्टेंट, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट, और देखिए यहाँ से यहाँ तक ये एब्जॉर्ब्ड एनर्जी और यहाँ से यहाँ तक ये रिलीज्ड एनर्जी। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एब्जॉर्ब्ड एनर्जी ज़्यादा है बजाय रिलीज के, तो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज मोर देन रिलीज्ड एनर्जी, तो इसको बोलेंगे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इस एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। इसके लिए एक साइंटिस्ट हुआ करते थे ऑरेनियस, ठीक है। ऑरेनियस ने एक रिलेशन दिया, एक तो रेट कांस्टेंट के, एक्टिवेशन एनर्जी E A और टेम्परेचर T में एक रिलेशन बनाया। ऑरेनियस ने रेट कांस्टेंट के और आपके टेम्परेचर T और एक्टिवेशन एनर्जी E के बीच में एक रिलेशन दी, जिसको ऑरेनियस इक्वेशन कहते हैं। इस ऑरेनियस इक्वेशन की हेल्प से हम एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए K इज इक्वस टू, ये ऑरेनियस इक्वेशन है, K इज इक्वस टू AE पावर माइनस EA अपॉन RT। यहाँ पर K जो है वो तो है रेट कांस्टेंट, A ऑरेनियस कांस्टेंट और E जो है लॉग नेचुरल का बेस है और EA एक्टिवेशन एनर्जी है और R गेज कांस्टेंट है, जिनकी अलग अलग यूनिट में ये अलग अलग वैल्यूज़ होती है ना, जैसे 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, इस तरह से, ठीक है। अब ये मान लीजिए आरएनएस इक्वेशन है नंबर 1, इसका दोनों ओर अगर हम लॉग ले लें तो ये हो जाएगा लॉग नेचुरल के इज इक्वस टू, पहले इसका लॉग लेते हैं तो ये पावर पहले आ जाया करती है, तो माइनस EA अपॉन RT, ठीक है। और इसका लॉग 1 हो जाएगा, कांस्टेंट है ये, फिर इनटू प्लस में हो जाता है, प्लस इसका हो जाएगा लॉग नेचुरल A इसका। अब आ जाएगा ये इक्वेशन नंबर 2, बिकॉज वी नो दैट लॉग नेचुरल जो होता है उसको लॉग 10 बेस में लिखते हैं, तो 2.303 लॉग 10 ऐसे लिखा जाता है। सो इसको लिखेंगे तो 2.303 लॉग के इज इक्वस टू माइनस EA अपॉन RT प्लस 2.303 लॉग A। इज दैट क्लियर? अब मान लीजिए इस 2.303 को नीचे लिया है अपन, तब ये हो जाएगा लॉग के इज इक्वस टू माइनस EA अपॉन 2.303 RT प्लस 2.303 लॉग A अपॉन 2.303। ये 2.303 से 2.303 कैंसिल, तो ये इक्वेशन आ जाएगी लॉग के इज इक्वस टू माइनस EA अपॉन 2.303 RT प्लस लॉग A, इक्वेशन नंबर 3। ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इसकी हेल्प से हम
एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए दो मेथड है, एक ग्राफिकल मेथड, ठीक है, और दूसरा है मैथमेटिकल मेथड, ठीक है। एक ग्राफिकल मेथड और एक मैथमेटिकल मेथड। तो सबसे पहले हम लेते हैं ग्राफिकल मेथड। देखिए इस मेथड से हम कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे अभी अभी आपने देखा कि हमारे पास इक्वेशन आई थी log k इज इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी प्लस log a। ये इक्वेशन अभी अभी हमारे पास आई, इक्वेशन नंबर 3। गौर से देखेंगे तो ये इक्वेशन आपको लगेगी y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, जिसमें y और x के बीच अगर ग्राफ बनाएं तो ये तो हो जाएगा स्लोप माइनस m, तो और ये जो है ये इंटरसेक्ट हो जाएगा। तो इसमें हम देखिए log k और 1/t के बीच अगर ग्राफ बनाएंगे तो log k तो y की जगह ले लेंगे, 1/t ले लेंगे x की जगह, तो स्लॉप हो जाएगा माइनस ई ए अपॉन 2.303 r, और ये हो गया इंटरसेक्ट। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। इधर लिया मैंने 1/t, इधर लिया मैंने log k। तो इसका ग्राफ देखिए स्लोप जो है नेगेटिव है, इसलिए ये इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये तो इंटरसेक्ट हो गया log a, और स्लोप जो है इस ग्राफ का वो हो जाएगा माइनस ई ए अपॉन 2.303 r। ओके, देखिए इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, इस पे न्यूमेरिकल कैसा बनता है। ग्राफिकल मेथड से हम कैसे किसी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ इसमें, कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इन विच द वैल्यू ऑफ स्लोप बिटवीन log k एंड 1/t इज 2.30। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर log k और 1/t के बीच जो स्लोप है वो अगर 2.30 आता है तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सीधी सी बहुत इजी है, ये फॉर्मूला रख लीजिए यहाँ पर, स्लॉप इज इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन 2.30 आर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्लोप जो है नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक 2.30 जो है वो ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है। देखिए बिकॉज ऑफ स्लोप इज नेगेटिव, so that the value of slope also be negative. तो माइनस 2.30 इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 इंटू वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू 8.3414। तो माइनस से माइनस कैंसिल, और ई ए की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 2.30 इंटू 2.303 इंटू 8.314, इन सब को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 44.03। ये एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी। अब हम लेते हैं मैथमेटिकल मेथड। तो देखिए बेटा, मैथमेटिकल मेथड को मैं आपको समझाऊं उससे पहले मैं एक बार इक्वेशन लिखना चाहूँगा वापस, कि हमारे पास इक्वेशन आई थी log k इज इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 r प्लस log a। ये हमारे पास इक्वेशन आई थी। मान लीजिए मैं 1 दे देता हूँ यहाँ पर इसको। अब देखिए इसकी अलग अलग कंडीशन लेते हैं अपन, ठीक है। एट द टेम्परेचर T1 द रेट कांस्टेंट विल बी K1। तो देखिए ये टेम्परेचर तो है, ये TB है, ये टेम्परेचर तो है T और ये है कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। तब इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं अपन, log K1 इज इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर
T1 plus log A। हियर इज द इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फिर ले लेते हैं अपन आगे, एट द टेम्परेचर T2 the rate constant will be K2। देन इस इक्वेशन को अगर वापस लिखेंगे तो log K2 इज इक्वल्स टू माइनस EA अपॉन 2.303 R T2 प्लस log A, इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 3, तो ये हो जाएगा log K2 माइनस log K1 हैं। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं अपन, तो ये हो जाएगा माइनस EA अपॉन 2.303 R T2 प्लस log A माइनस इस K1 की वैल्यू ये माइनस EA अपॉन 2.303 R T1 प्लस log A। इज दैट क्लियर? इक्वेशन नंबर ये हो गया 4। अब देखिए log K2 माइनस log K1 इज इक्वल्स टू, इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं, माइनस EA अपॉन 2.303 R T2 प्लस log A माइनस माइनस प्लस EA अपॉन 2.303 R T1, ये प्लस माइनस माइनस log A, माइनस log A से प्लस log A कैंसिल। अब इसको हम वापस लिख सकते हैं log K2 माइनस log K1 इज इक्वल टू, इसको मैं पहले लिख दूँ कोई दिक्कत नहीं, 2.303 RT1 माइनस EA अपॉन 2.303 RT2। ओके, अब इनमें से इसको आगे, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5। इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो सकता है log K2 अपॉन K1, क्योंकि माइनस जो है डिवाइडेशन में चला जाता है ना log में, तो log K2 अपॉन log K1 इज इक्वल्स टू, इनमें से कॉमन ले लीजिए, तो EA अपॉन 2.303 R कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। अब अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेकर, अगर इसका एलसीएम ले लेते हैं अपन, तो ये हो जाएगा T1 T2, तो यहाँ आ जाएगा T2 माइनस T1, तो इसकी जो नई इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी log K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। तो देखिए इस इक्वेशन जो 7 मिल गई हमको, तो इस तरह से इस इक्वेशन से हम किसी एक्टिव रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए बेटा, इसे हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज 1.2 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड एट 30 डिग्री सेल्सियस एंड 2.1 इंटू 10⁻³ per second at 40 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। देखिए इसमें गिवन क्या क्या है, एक तो K1 यानी कांस्टेंट K1, रेट कांस्टेंट K1 दे रखा है, रेट कांस्टेंट K2 दे रखा है, और टेम्परेचर T1 और टेम्परेचर T2, इनको 273 से ऐड करके केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं इनका, log K2 अपॉन K1 EA अपॉन 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ये फॉर्मूला है। इस फार्मूले में अपन जो है ये इनकी क्वांटिटीज पुट कर देते हैं, तो log 2.1 इंटू 10⁻³ अपॉन 1.2 इंटू 10⁻³
इज इक्वल्स टू ई ए अपॉन 2.303 इंटू आर की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 8.314 इंटू T2 कितना है, ये 313 माइनस T1 है 303 अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई 313 इंटू 303। इज दैट क्लियर? अब अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा लॉग, ये कैंसिल 2.1 अपॉन 1.2 इज इक्वल्स टू ई ए अपॉन, ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो ये हो जाएगा 2.303 इंटू 8.314 इंटू इसमें से इसको डिडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 10 अपॉन और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 313 इंटू 303। तो इन सब को सॉल्व करेंगे तो ई ए की जो वैल्यू आ जाएगी यानी एक्टिवेशन एनर्जी वो आ जाएगी आपके 44126.3 जूल पर मोल, ठीक है। और अगर हमको इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो ये आ जाएगा और 44.126, ठीक है, किलो जूल पर मोल।